तो आज हम लोग एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। विरेचन माने बनाना होता है। तो इसके पहले हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां पढ़े थे। तो अगर एथेनॉल बनाने की अन्य विधियां पूछता है तो उस विधि से हम जो विधियां बताई गई थी उन विधियों से हम एथेनॉल बना सकते हैं। लेकिन औद्योगिक विधियां अगर पूछा जा रहा है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहला औद्योगिक विधि है एथिलीन और सल्फ्यूरिक अम्ल से, मतलब एथिलीन और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से किस प्रकार से हम एथेनॉल बनाएंगे, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए रिएक्शन को ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ पर तो 20 से लेकर के 30 वायुमंडलीय दाब तथा 343 से 353 केल्विन ताप पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में एथिलीन गैस प्रवाहित करते हैं तो एथिलीन और सल्फ्यूरिक अम्ल योग अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब एथिलीन और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। एथिल हाइड्रोजन, देखिए एक H अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो C2H5 हो जाएगा और यहाँ पर HSO4 बचेगा। तो C2H5HSO4 जिसको हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। तो पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा और फिर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं। तो अब देखिए जल से अभिक्रिया कराने पर देखिए जल में दो भाग होता है, एक आपका H है और दूसरा आपका OH है। तो जो OH वाला भाग है वो C2H5 से जुड़ जाएगा तो C2H5OH बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। और जो H है वह HSO4 से अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। H अगर HSO4 में जोड़ देंगे तो H2SO4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम एथिलीन और सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से एथेनॉल बना सकते हैं। दूसरी विधि है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का सूत्र जानते हैं, CH3CHO होता है। अब CH3CHO को हम IUPAC उसका नाम जो है एथेनॉल है। तो एथेनॉल से या एस्टल्डिहाइड से हम किस प्रकार से एथेनॉल बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एथेनॉल मतलब एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जब 413 केल्विन ताप पर निकिल पर प्रवाहित करते हैं, निकिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जब इस पर इन दोनों के वाष्प को या मिश्रण को हम निकिल पर प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन का जो है इसके साथ योग हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है। एक हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़ जाता है तो CH2 और एक हाइड्रोजन O से जुड़ जाता है तो OH, तो बन जाता है CH3CH2OH। देखिए यहाँ पर CH3CH2OH यहाँ पर बन जाता है जिसको हम एथेनॉल कहते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एथेनॉल के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा निकिल की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है एथेनॉल बनाने का वह है किण्वन द्वारा, बाय फर्मेंटेशन। अब देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कोई हम लोग सिरका बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो हम किण्वन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का छोटे छोटे सरल अणुओं में विघटन हो जाता है तो इस क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पशु मर जाता है तो हम लोग जानते हैं कि वो जो कुछ दिन बाद आप देखिए कि पूरा समाप्त हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव उस पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करके जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस क्रिया को हम फर्मेंटेशन या किण्वन क्रिया कहते हैं। अब किण्वन क्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से एथेनॉल बना सकते हैं, तो अब देखिए किण्वन द्वारा भी जो है विभिन्न प्रकार से हम एथेनॉल बना सकते हैं। तो पहला उसमें है गन्ने के शर्करा के किण्वन द्वारा एथेनॉल का उत्पादन। मतलब गन्ने का जो शर्करा जिसको हम चीनी कहते हैं तो उससे हम एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि जो गन्ने का शर्करा मतलब चीनी का विलयन बना करके और विलयन बना करके उसमें ईस्ट नामक एंजाइम हम डाल करके छोड़ देते हैं। अब देखिए ईस्ट में
ईस्ट क्या है, जिसको हिंदी में खमीर कहते हैं, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं वह शर्करा के जलीय विलयन को लास्ट में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जो ईस्ट में देखिए यहाँ पर ये जो इन्वर्टेज नामक एंजाइम है वो कहाँ है, ईस्ट में है। तो ईस्ट में उपस्थित जो इन्वर्टेज नामक एंजाइम है वह सुक्रोज को कह सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर सुक्रोज का जल अपघटन होता है किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति। इन्वर्टेज यहाँ पर एंजाइम का कह सकते हैं उत्प्रेरक का कार्य करता है और वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आणविक सूत्र एक ही होता है, इनका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, जो आगे के पाठों में हम लोग देखेंगे संरचना सूत्र के बारे में। फिर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब बन जाता है तो इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ईस्ट में ही उपस्थित जाइमेज नामक एंजाइम, ईस्ट में ही पाया जाता है, जाइमेज नामक एंजाइम इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। जब यह क्रिया होती है तो झाग उत्पन्न होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में झाग उत्पन्न होता है। तो यही झाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड झाग के रूप में या कह सकते हैं बुलबुले के रूप में वो जब निकलना शुरू हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि किण्वन क्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई है। और जैसे ही झाग बनना बंद हो जाए तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। तो इस प्रकार के गन्ने के शर्करा के किण्वन द्वारा हम एथेनॉल बना सकते हैं। दूसरा देखेंगे शीरे के किण्वन से एथेनॉल का उत्पादन। अब जानते हैं शीरा, हम लोग जानते हैं क्या होता है। एक तो शीरा होता है कि हम लोग जो विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए शीरा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर शीरा जो है हम लोग जानते हैं कि गन्ना का जो चीनी की फैक्ट्री होती है, जो शर्करा फैक्ट्री होता है, उसमें गन्ने के रस से ही चीनी बनाया जाता है या शर्करा बनाया जाता है। तो गन्ने के रस से शर्करा बनाने के बाद भी कुछ अवशेष द्रव के रूप में बच जाता है। यानी पहले हम गन्ने के रस से शर्करा बनाते हैं, उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं विलयन का, तो चीनी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, शर्करा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन क्रिस्टलों को अलग करने के पश्चात लास्ट में लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव शेष बच जाता है। इसी गाढ़े द्रव को हम शीरा कहते हैं और इसी शीरा से हम एथेनॉल बनाते हैं। तो शीरा से एथेनॉल जो बनाते हैं यह अभिक्रिया जो है कई चरणों में पूर्ण होती है। इसमें जो बताया गया कि शीरा में लगभग 15 से लेकर के 20% तक 15 से 20% तक शीरा नहीं होता, शर्करा होता है। शर्करा माने उसमें चीनी होता है 15 से 20% तक। अब इस शीरे से जिसमें कि 15 से 20% तक शर्करा है, उससे हम एथेनॉल कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये अभिक्रिया कई स्टेप में पूर्ण होता है। तो पहला है आपका तनुकरण, जिसको अंग्रेजी में डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब जो 15 से 20% तक शर्करा है विलयन में, उसको थोड़ा और पतला करने के लिए, उसको और तनु करने के लिए उसमें इतना हम जल मिलाते हैं कि शर्करा की सांद्रता 8 से 10% तक रह जाती है। माने कह सकते हैं पहले जो ये आपका शीरा था गाढ़ा था, थोड़ा पानी मिला करके और उसको पतला कर देते हैं और उसकी सांद्रता जो है 8 से 10% तक कर लेते हैं। दूसरा स्टेप है तनु करने के बाद फिर दूसरा स्टेप है अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाना। अब उस विलयन में तनु करने के बाद उस विलयन में अब हम अमोनियम लवण, जैसे अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, कोई भी लवण मिला सकते हैं और थोड़ी सी मात्रा में उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। तो इसमें देखिए अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट का कार्य है कि ईस्ट के लिए यह भोजन का कार्य करते हैं। भाई ईस्ट की संख्या जितनी ही बढ़ेगी, ईस्ट जितनी मात्रा में बढ़ेगा, वह उतना ही तेज़ी के साथ फर्मेंटेशन क्रिया के लिए जो है अभिक्रिया को प्रेरित करेगा। मतलब ईस्ट की संख्या जो है वो फर्मेंटेशन को बढ़ाएगा, किण्वन क्रिया को बढ़ाएगा। तो इसके लिए ईस्ट की संख्या में वृद्धि होना आवश्यक है। अब ईस्ट की संख्या में वृद्धि तभी हो सकता है जब उसको भोजन मिले।
कि जो अमोनियम फास्फेट है या अमोनियम के कोई भी लवण है तो वह किण्व के लिए, किण्व के मतलब ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए मिला दिया जाता है कि यदि विलयन में जो आपका जो शिरा का द्वंद्व विलयन है उसमें अगर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव पहुंच गए हों तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दो काम है, अमोनियम फास्फेट जो है भोजन का कार्य करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जो हानिकारक जीव हैं उन्हें नष्ट करने का काम करता है। और अगला पॉइंट है ईस्ट मिलाना। अब ऐसा करने के बाद उसमें ईस्ट मिला करके हम छोड़ देते हैं और टेम्परेचर लगभग 303 केल्विन होता है। 303 केल्विन का मतलब लगभग 30 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर उस विलयन में हम ईस्ट मिला करके छोड़ देते हैं। ईस्ट मिला करके छोड़ने पर क्या होता है कि ईस्ट में उपस्थित, जैसे इसके पहले बताया गया था कि ईस्ट में उपस्थित जो एंजाइम्स हैं वह शिरा में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देते हैं और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि पिछले वाले में बताया गया था। तो यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर इन्वर्टेज नामक एंजाइम जो कहाँ है, ईस्ट में है, वह क्या करता है, सुक्रोज का जल अपघटन करता है और जल अपघटन करके उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज नामक एंजाइम जो कहाँ है, ईस्ट में है, वह इसको एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अब इतना अवक्रिया के पश्चात जो विलयन हमें प्राप्त होता है या जो द्रव प्राप्त होता है उसे हम वाष्प कहते हैं। अब इस वाष्प में मुश्किल से 10 से लेकर 15% तक एथिल अल्कोहल या एथेनॉल होता है। ठीक है, अब इसको और सांद्र करने के लिए 10 से 15% तक जो एथेनॉल है इसको और सांद्र करने के लिए इसका हम प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन करने पर क्या होता है कि जो शेष आपके द्रव हैं जैसे जल के रूप में, मुख्य रूप से जल जो है कि अधिकांश मात्रा जो है वह एथेनॉल से निकल जाती है। और प्रभाजी आसवन करने के बाद वाष्प का जो प्रभाजी आसवन होता है, प्रभाजी आसवन करने के पश्चात लगभग 95.5% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ये जो 95.5% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होता है इसे हम परिशोधित स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही अभी देखेंगे। इसके बाद भी औद्योगिक विधि और है, स्टार्च से हम किस प्रकार से एथेनॉल बनाएंगे उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।